हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस सीरीज़ की 2 पार्ट यानी कि 2 चैप्टर्स एक साथ एक्सप्लेन किया करूंगी, ठीक है। आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 3 एपिसोड रोज पर डे अपलोड किया करो, तो मैंने सोचा कि मैं 2 चैप्टर एक साथ अपलोड किया करूंगी, ठीक है। और वो जो स्टोरी आप लोगों ने बताई थी स्टॉप माय म्यूट वाइफ, वो भी मैं कंटिन्यू रखूंगी, दोनों स्टोरी, ठीक है। जिसको वो स्टोरी पसंद नहीं है वो ना देखे और जिसको पसंद है वो देखे। तो चलिए बैक टू द स्टोरी, अपनी स्टोरी पर आते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि यार अपने घर वापस आ जाता है और यूएन उसे गुस्से में देख रहा होता है। तभी अब चीफ मिनिस्टर केआर के पास खड़े हुए होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, ओ नो, एम्परर तो बहुत गुस्से में है। यूएन केआर को थोड़ी देर घूरने के बाद चिल्लाता है केआर। तभी चीफ मिनिस्टर ये कहने लगते हैं, कॉल डाउन प्लीज योर मैजेस्टी। तो यूएन भाग कर आता है, केआर को चिपक जाता है और उससे कहता है कि यार तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी चिंता में कितना ज़्यादा बीमार हो गया था। लेकिन केआर तो उसकी बाहों में इतनी तेज जकड़ा हुआ होता है कि उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। चीफ मिनिस्टर तुरंत ही नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि जब यूएन केआर को गले लगाए हुए अपने घुटनों पर था तो चीफ मिनिस्टर कैसे खड़े हो सकते हैं? देन रिस्पेक्ट यार। यूएन सडनली केआर के आसपास देखने लगता है और उसे कहने लगता है, मुझे देखने लग दो, क्या तुम्हें कहीं हर्ट हुआ है? क्या तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं? तो केआर यूएन को पुश करते हुए यूएन से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें डर होगा कि मैं भाग गया हूँ और तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं है। तो यूएन ऐसी बात सुनकर केआर के मुंह से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसके शरीर में नाइफ ही नाइफ घुस जाते हैं। वो यूएन से इमोशनल होकर कहता है, यूएन तुम ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकती हो? और वो कहता है, आई एम सो सैड। तभी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, योर मैजेस्टी, और सोचने लगते हैं तुमने अपनी सारी गर्मा खो दी। सडनली यूएन गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, बस करो जाओ चीफ मिनिस्टर, मेरे ऑर्डर को सुना जाए। और यूएन चिल्लाते हुए कहता है कि 2 गार्ड्स प्रिपेयर किए जाए जो केआर के पीछे हमेशा रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, यस योर मैजेस्टी। तो केआर यूएन से कहता है, रुको। यूएन केआर से पूछता है क्या हुआ? तो केआर यूएन से कहता है, मुझे थोड़ी मनी चाहिए। तो यूएन कहता है, क्या मनी? तुम्हारे लिए ये प्लेस कम है? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ कमी हुई है? तो केआर कहता है, नहीं, मुझे कोई कमी नहीं हुई, मुझे मनी चाहिए, तुम बहुत सवाल पूछते हो। यूएन को ना चाहते हुए भी केआर को मनी देनी होती है। तो यूएन केआर से पूछता है, तुम्हें कितनी मनी चाहिए? तो केआर कहता है, 101 टेल्स। तो यूएन इतने ज़्यादा पैसे सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इतनी ज़्यादा मनी? तुम्हें क्या तुम्हें किसी ने किडनैप किया है? क्या तुम्हें किसी ने धमकाया? तो केआर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा मनी होगी। तो केआर यूएन से कहने लगता है, मैं आज अपने एक फ्रेंड से मिला था और मैंने उससे कुछ मनी उधार ली है। केआर मन में सोचने लगता है कि मैं उसे दोस्त बुला सकता हूँ। तभी यूएन केआर से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कल मनी दे दूंगा। तो केआर अपने मन में सोचने लगता है, मैं उसे कल मॉर्निंग में उसे पैसे दे दूंगा जाकर। और यूएन यहाँ पर सोचता है, आखिर कौन ये दोस्त है जो कि केआर को इतने ज़्यादा पैसे दे सकता है। यहाँ पर हमें ग्वांगलिंग स्टोर दिखाया जाता है, जहाँ पर लेताओ उसी दुकानदार के सामने बैठी हुई होती है, उसी के स्टोर के अंदर। तो वो दुकानदार से कहती है, अंकल, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आपको सौदा मंजूर है? तो अंकल कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो कुछ सोच रहे होते हैं। तो लेता उनसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपनी मदर के पास, जब तुम्हारी मदर ठीक हो जाए तो तुम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत यहाँ पर हमेशा रहेगा। तो ये सुनकर दुकानदार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सरप्राइज्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में? तो लेता कहती है, हाँ सच में। तो दुकानदार तुरंत ही वो पैसे ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी लेता वहाँ के सर्वेंट को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो ये दुकान की सारी चीज़ें हैं, और वो उनको सब कुछ समझा देती है कि दुकान कैसे चलनी है, ताकि कुछ ही दिनों में वो दुकान फेमस हो जाए। लेता कुछ ड्राइंग बनाती है जिसे वो उस शॉपमैन को दे देती है और उससे कहती है, इसे अच्छे से अच्छे क्राफ्ट्समैन के पास ले जाना और उसे जल्दी तैयार करने को कहना। शॉपमैन कहता है, यस बॉस। तो लिटिल लॉयर अब बॉस भी बन गई। सडनली वहाँ पर केआर आ जाता है, जो कि लेताओ को ही ढूंढ रहा था। केआर लेताओ से कहता है, मैं तो तुम्हारा इंतजार सन इन में कर रहा था, तुम तो यहाँ पर हो। तो लेताओ सडनली उठती है और केआर से कहती है, आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई थी।
और के आर उसे पैसे देने लगता है। लेताओ उसे ले लेती है। के आर कहता है मैं तुम्हें गिनकर देता हूँ। तो लेताओ कहती है कोई बात नहीं। वो पैसे ले लेती है और के आर का हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ ले जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। पीछे से देखकर आप लोग तो समझ गए होंगे कि उसका पीछा कौन कर रहा होगा। ऑफ कोर्स वो युयान ही है। लेताओ मार्केट में के आर को लाती है। वहाँ पर लूप गेम खेला जा रहा था। तो लेताओ के आर से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉयज विन करूँगी। और वो टॉयज विन करने लगती है। तभी उनके पीछे से युयान खड़ा घूर रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि लेताओ एक मॉन्स्टर है और के आर से कह रही है मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस कर दूं। तो के आर कहता है नहीं मुझे छोड़ दो। युयान अचानक से के आर के पास आता है और कहता है के आर ये है तुम्हारी फ्रेंड। तो लेताओ मन में सोचने लगती है ये वॉइस तो मुझे सुनी हुई लग रही है, ये वॉइस मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। और कहती है कौन है ये। वो पीछे से मुड़कर देखने लगती है। वो देखती है तो वो उसे पता चलता है कि वो युयान है। युयान लेताओ से कहता है तुम फिर से। यहाँ से चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होता है। युयान लेताओ से कहता है मुझे पता नहीं कि तुमने के आर से मेरे बारे में क्या क्या कहा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे के आर को चीट करने की। सडनली युयान के आर का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तभी लेताओ के आर का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है मेरे दोस्त ने नहीं कहा है कि वो तुम्हें जानता है, तुम उसे अडॉप्ट कर रहे हो। तो युयान कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई अपराध करने वाला हूँ। अब युयान का गुस्से में पारा हाई हो जाता है और वो दोनों के आर का हाथ इधर उधर खींचने लगते हैं और के आर बेचारा तो बीच में फंसा ही रह जाता है। लास्ट में लेताओ उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। तभी के आर लेताओ को रोकते हुए कहता है लेताओ रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं उन्हें जानता हूँ। लेताओ तुरंत ही अपना पड़ला चेंज कर देती है और के आर का हाथ छोड़कर युयान के पैरों में चिपट जाती है और कहती है हैंडसम तुम बहुत ही अच्छे हो, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आज मुझे पनिश मत करो। युयान ने ये देखकर अचानक से शॉक्ड हो जाता है और थोड़ी देर बाद युयान भी कहने लगता है आई डोंट केयर तुम्हारा बर्थडे है या नहीं। के आर भी सोचने लगता है तो आज लेताओ का बर्थडे है, फिर भी वो मेरे साथ घूम रही थी। युयान लेताओ के ऊपर हाथ उठाकर उसे के ऊपर जैसे मारने ही वाला होता है। लेताओ डर जाती है तो युयान उसके सर पर फ्लिक कर देता है, लेकिन उसे मारता नहीं और उसे कहता है लिटिल लायर, अगर अगली बार मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करते हुए तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और लेताओ मन में सोचती है मैं ये फिर से करूंगी। अब युयान को कौन समझाए, भाई वो लेताओ है, वो इतनी आसानी से थोड़ी नहीं मारने वाली है। लेताओ उसके सामने उससे माफ़ी मांगती है। तो के आर उससे पूछता है लेताओ तुम क्या ठीक हो। और युयान अपने मन में सोचने लगता है तो तुम माफ़ी भी मांग सकती हो। और युयान लेताओ से कहता है मैं इसे जानता हूँ, इसके पेरेंट्स ने मुझे इसे ढूंढने के लिए भेजा है, मैं पहले इसे घर ले जाता हूँ। और उसे ले जाने लगता है। मुड़कर लेताओ से कहता है वैसे हैप्पी बर्थडे। के आर भी यही बोलता है और वो मन में सोचने लगता है तुम छोटी लिटिल लायर, तुम इस बर्थडे को कभी भी नहीं भूलोगी। यहाँ पर युयान का क्या प्लान है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। देन नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है लेताओ घर जाती है, वहाँ पर उसकी मेट्स उसे बुलाती हैं और उससे कहती हैं लेताओ प्रिंसेस तुम कहाँ पर गई थी, हम लोग तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, चलो जल्दी से तुम्हें रेडी होना है, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेताओ अपनी मदर से कहती है मदर चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरा बर्थडे डिनर है, आप इतना प्रिपेयर क्यों कर रही हो। यहाँ पर लेताओ की मेट्स लेताओ को तैयार कर देती हैं और लेताओ को देखकर वो सरप्राइज रह जाती हैं क्योंकि लेताओ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वो लेताओ से कहती हैं प्रिंसेस लेताओ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन लेताओ को उन सब लोगों की बातें बेकार लग रही थी और उन लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो खुद ही जाकर मिरर में खुद को देखने लगती है और सोचती है वाह मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। लेताओ की मेट्स लेताओ को पुश करती हैं और उससे कहती हैं तुम्हारे मदर फादर और दोनों ब्रदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो बर्थडे हॉल में। और वो लोग उसे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर उसके मदर फादर उसे गिफ्ट करते हैं, कहते हैं ये मेरे और तुम्हारे ब्रदर की तरफ से। तो लेताओ अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे गिफ्ट मत दिया करो। तो उसका ब्रदर लिली कहने लगता है तुम्हारे रूम में बहुत सारी मनी रखी है, तुम ले लेना जाकर। और लियान भी कहता है मैंने भी तुम्हारे रूम में बहुत सारी मनी रखवाई है। तो लेताओ उन चारों लोगों को थैंक्स बोलती है और वो चारों लोग हैप्पी फैमिली की तरह लेताओ को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वो सब लोग अपनी खुशी एंजॉय कर ही रहे थे, तभी अचानक से बाहर सैनिकों की आवाज़ आती है और वो उनके अंदर आते हैं और वो लोग लेताओ के फादर से कहते हैं हम आपको शाही फैसला सुनाने आए हैं। तो लेताओ के फादर तुरंत ही
घुटनों पर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं सही फैसला मैं एक्सेप्ट करूँगा। और लेता कहती है सही फैसला। सो गाइस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।